जब समुद्री मार्ग की खोज हुई तो किस तरीके से भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपी आने लगे। पहले पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे और बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। वास्को डिगामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़। व्यापार के लिए धन, लंबी यात्रा करने वाले जहाज तथा नाविक तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में सन 1600 से 1670 ईस्वी के बीच व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी, शेयर जिसे कहते हैं। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। आज भी निजी कंपनियां इसी प्रकार पूंजी इकट्ठा करती हैं। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा, दमन दीव में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी अर्थात फैक्ट्री कहा जाता था। यहाँ येलो कलर अर्थात पीले कलर में दिया हुआ है यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 ईस्वी में। दूसरे नंबर पर अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में और तीसरे नंबर पर डच 1602 ईस्वी में और चौथे नंबर पर फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए पैडफ कहा जाता है। पी से पुर्तगाली, ए से अंग्रेज, डी से डच और एफ से फ्रांसीसी। फैक्ट्री अर्थात कोठी। फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। फैक्टर शब्द का अर्थ है एजेंट। कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी अर्थात जिसे एजेंट कहा जाता था, जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियों की बस्तियों के लिए भी सैनिक रखे जाते थे। कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी और इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों से सशस्त्र सैनिक तैनात रहते थे। वास्को डिगामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे। इस समय तक हिंदुस्तान के तो किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात सोची तक नहीं। हॉलैंड निवासियों ने, जो डच कहलाते हैं, कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा चिंसूरा में व्यापारिक केंद्र खोले। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही स्थानों में अपने व्यापार के मुख्य केंद्र बनाए। अंग्रेजों ने अपने को केवल समुद्र तट तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार स्थानों पर व्यापारिक केंद्र बनाए। भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में लगे रहते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि वे भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सकें, फिर वे इस सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमा सकें। उन्होंने पाया कि सूरत, मसूलीपट्टनम जिसे मछलीपट्टनम कहते थे, जैसे बड़े बंदरगाहों पर जो सामान व्यापारियों द्वारा बेचने लाया जाता है वह महंगा मिलता है। इसलिए यूरोप के व्यापारियों गांव-गांव में अपनी
आदमी या एजेंट भेजकर सीधे कारीगरों से माल खरीदने की कोशिश में रहते थे ताकि सस्ता माल मिले। समय के साथ पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों से कई मुकाबलों के कारण कमजोर पड़ गई। कुछ समय तक किसी एक का भारत के व्यापार पर अधिकार नहीं जम सका। नेक्स्ट टॉपिक है, विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम दाम दंड व भेद के तरीके या नीति अपनाए। पहला पॉइंट है, उन्होंने बादशाहों व राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए ये खुद खुशामद भी किया करते थे। फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र, जिसे फरमान कहते हैं, जारी कर दिया, अर्थात उन्हें व्यापार करने की परमिशन दे दी। दूसरा पॉइंट है, व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट मांगी। लास्ट है पॉइंट, इसके बदले में उन्होंने बादशाहों व राजाओं को नवीन वस्तुएं भेंट की। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। इसके बाद सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। जब उसने मुगल जहांगीर के दरबार की शान शौकत देखी तो वह उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने सम्राट को अंग्रेजी दास्तानें भेंट किए और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्गी दी, जिससे जहांगीर प्रसन्न हुआ। राजाओं के मन में यह आशा थी कि उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा तथा करों में छूट देने से उनके राज्य में ज़्यादा व्यापार आकर्षित होगा और राज्य खूब फलेगा फूलेगा, इससे और अधिक कर मिलेगा। हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का असर था। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त नौसेनाएं ही कर सकती थीं और हिंदुस्तान के जहाज़ों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की ज़रूरत थी। अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच कहते हैं, व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा व डुबोया जाएगा। इन नीतियों व स्थितियों का फायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। उन्हें कई कर टैक्स न देने की छूट मिल गई। जमीन खरीदकर उन्होंने अपने गोदाम, घर, बंदरगाह और अपने अपने किले भी बनाए। यहाँ लिखा है, और भी जानिए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं जिसे हमें पढ़ना है। यूरोपियों द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए भी किया जाता था, जिससे मांस कई महीनों तक सुरक्षित रह सके। अगला टॉपिक है, पुर्तगाल, इंग्लैंड और हॉलैंड आदि यूरोपीय देशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधन भारत के एक प्रांत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधनों की तुलना में कम है। ये देश भारत से हजारों किमी की दूरी पर हैं। इन सब के बावजूद ये यूरोपीय देश भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुए। अगला पॉइंट है, जिस समय यूरोपीय देशों में तकनीकी विकास जैसे घड़ी, छपाई के लिए प्रेस एवं बंदूकें आदि बनाए जा रहे थे, उस समय हमारे देश के शासक इनसे अनभिज्ञ व अपरिचित थे। अगला टॉपिक है, पॉइंट है, धनी व्यापारियों ने पैसा उधार देने के लिए बैंक की स्थापना की। इसके लिए वे शुल्क लेते थे, जिसे ब्याज कहते थे। लोग अपना धन बैंकों में सुरक्षित रखते थे। पहला बैंक इटली वासियों का था। 17वीं शताब्दी में लंदन तथा एम्स्टर्डम बैंक व्यवस्था वाले सबसे महत्वपूर्ण बने। लास्ट पॉइंट है इस पाठ का, आज यूरोप के समस्त देश यूरोपियन यूनियन में
संगठित हो गए और आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे हैं। दोस्तों, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।